Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Wa sallallahu ala nabiyina wa alihi wa sallam. Assalamu alaikum students, and today we are going to read our unit number 7 of first year English book. और आज मेरा इरादा है कि मैं आपको रीडिंग के हवाले से कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट्स बताऊं कि जब आप किसी भी टेक्स्ट की रीडिंग करें तो आपका रीडिंग करने का स्टाइल कैसा होना चाहिए ताकि आप उससे ज़बरदस्त तरीके से फ़ायदा उठा सकें, उसके नतीजे में आपकी लैंग्वेज इंप्रूव हो, आपके आइडियाज़ इंप्रूव हो और वर्ड्स जो हैं वो यूँ समझें कि अपने कॉन्टेक्स्ट में ही अपनी मीनिंग आपको रिवील करें और आप बार बार डिक्शनरी की तरफ नहीं जाएं। तो आज हम कुछ इस किस्म की प्रैक्टिस के साथ इस रीडिंग टेक्स्ट को पढ़ेंगे। और जैसा कि स्टूडेंट्स यहाँ मैंने लिखा है कि रीडिंग अ टेक्स्ट इज़ जस्ट लाइक लिसनिंग टू पीपल दैट यू डू नॉट नो। तो ऑफ कोर्स आप जब एक टेक्स्ट पढ़ते हैं तो आप यूँ समझें कि आप ऐसे ही है जैसे कि किसी आदमी की बात को सुन रहे हैं जिसको कि आप पहले नहीं जानते हैं। अगर जानते भी हैं तो इतना ज़्यादा उसके बारे में आपको पता नहीं है। लेकिन देखें कि जो मीटिंग्स हमारी लोगों के साथ होती हैं वो दो किस्म की हो सकती हैं। एक प्लान मीटिंग होती है जिसमें हम उस आदमी के बारे में इंफॉर्मेशन हासिल करते हैं, और एक अनप्लान्ड मीटिंग भी हो सकती है जिसमें हमें नहीं पता होता कि भाई वो आदमी कौन है, क्या है। तो बाज़-औक़ात हमें वक्त नहीं भी मिलता है। तो हम इस टेक्स्ट को कुछ इसी अंदाज में जो है देखते हैं और आगे बढ़ते हैं कि कौन कौन से वेज हैं अगर ये सूरत हाल हो हमारे पास। अब देखें कि यहाँ पर जैसा कि बताया जा रहा है कि दिस इज़ अ नैरेटिव बाय बुकर टी वॉशिंगटन। तो ये बुकर टी वॉशिंगटन का एक नैरेटिव है, यानी कि उसकी अपनी दास्तान है, उसकी ऑटोबायोग्राफी से लिया गया है। अबाउट इज स्ट्रगल टू गेट एन एजुकेशन, कि उसने तालीम कैसे हासिल की। इन दिस नैरेटिव बुकर यूजेस अ नंबर ऑफ लिटरेरी डिवाइसेस टू ब्रिंग आउट हिज मैसेज इन अ clear manner. In this narration, he identifies the challenges he had to face in order to save enough money to travel to Virginia. That's fine. अभी हमें इस छोटी सी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन से कुछ पता चल गया कि जनाब हम किसी बुकर टी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, और वो उसके बारे में हमें पता चलेगा कि उसने तालीम जब हासिल की तो कौन कौन सी मुश्किलात। लेकिन अभी भी हमें बुकर टी के बारे में जो है इनफ इंफॉर्मेशन नहीं मालूम। तो लिहाजा हम बजाय इसके कि बुकर टी के बारे में इन्वेस्टिगेशन करें, रिसर्च करें विकिपीडिया पर या एनसाइक्लोपीडिया पर, बेहतर यही है कि हम स्ट्रेट अवे जो है इस टेक्स्ट को पढ़ें और इस टेक्स्ट के अंदर जो कुछ हम सीख सकते हैं और जो भी हमें इंफॉर्मेशन बुकर टी के बारे में मिलती है, उसके कैरेक्टर के बारे में, उसको हम डेवलप कर सकें। तो जैसा कि मैंने यहाँ पर लिखा है कि वेज ऑफ अंडरस्टैंडिंग अ टेक्स्ट, किसी भी टेक्स्ट को अंडरस्टैंड करने के कौन कौन से वेज होते हैं। पहला वे क्या है कि गैसिंग फ्रॉम द रीडिंग, कि आप जब रीडिंग करते हैं तो उससे आप गैस करते हैं उस किरदार के बारे में कि उसकी शख्सियत किस किस्म की है, उसकी यानी कि उससे क्या कुछ सीखा जा सकता है। नंबर 2, मेकिंग रिसर्च अबाउट पीपल, प्लेसेस एंड इवेंट्स। तो ये एक दूसरा तरीक़ेकार है कि आप रिसर्च करें उनके बारे में। लेकिन अगर आपको एक टेक्स्ट जो है, जो कि अमूमन जो है बड़े एग्जाम्स में आपको दे दिया जाता है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के सिलसिले में, आपको मिल जाए और आपके पास वक्त ही ना हो कि आप उस आदमी के बारे में या उन इवेंट्स के बारे में रिसर्च करें, तो फिर आपने कैसे उनको समझना है रीडिंग करके। तो उस सूरत में क्या होगा कि फोकसिंग अपॉन लैंग्वेज एंड मेन आइडियाज। तो आपने लैंग्वेज और मेन आइडियाज के ऊपर जो है फोकस करना है, और गेसिंग द मीनिंग फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट। और ये भी एक इम्पॉर्टेंट टेक्निक है अच्छे रीडर्स की, कि वो हमेशा जो है कॉन्टेक्स्ट के जरिए से जो है बहुत सारे वर्ड्स की मीनिंग को वो अंडरस्टैंड करते हैं, बार बार वो डिक्शनरी की तरफ नहीं जाते हैं। तो योर बैकग्राउंड नॉलेज प्लेज वाइटल रोल इन मेकिंग सेंस ऑफ ए टेक्स्ट। तो ये तो इसमें कोई शक ही नहीं है कि आप अगर आपके पास कोई सफिशिएंट बैकग्राउंड नॉलेज है किसी भी टेक्स्ट के बारे में, तो वो तो खैर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। या दुनिया के बारे में आपकी जो परसेप्शन है, दुनिया के बारे में आपकी जो एक राय है, आप जाहिर सी बात है आपके भी तो कुछ अपने तजर्बात हैं, और उसके बाद जब आप टेक्स्ट पढ़ते हैं तो उसमें जो कैरेक्टर्स हैं या उसके अंदर भी इवेंट्स और फैक्ट्स जो हैं आपके सामने आते हैं, तो आप उनके साथ उनको अपनी बैकग्राउंड नॉलेज को भी कंपेयर करके चीज़ों को मीनिंगफुल बनाते हैं। सो नोट डाउन दी collocations, interesting and useful language constructions and vocabulary and practice them in your sentences. ये बहुत इंपॉर्टेंट है रीडिंग के हवाले से। जो अच्छे रीडर्स होते हैं वो कॉलोकेशंस और इंटरेस्टिंग और यूजफुल लैंग्वेज कंस्ट्रक्शंस के ऊपर बहुत ज़्यादा नज़र रखते हैं, उसको वो प्रैक्टिस करते हैं
और जितना ज़्यादा आप उसको प्रैक्टिस करते हैं वो आपकी अपनी लैंग्वेज का पार्ट एंड पार्सल बन जाती है, और जहाँ कहीं भी आपको ज़रूरत पेश आती है तो वो वर्ड्स या वो कंस्ट्रक्शंस जो हैं या वो कॉलोकेशंस जो हैं वो आपको वहाँ पर फ़ायदा पहुँचाती हैं, वहाँ पर ऑटोमेटिकली आप उनको बोल के अपना मुतमईन नज़र बयान करते हैं। तो लेट्स बिगिन स्टूडेंट्स, स्ट्रगल फॉर एन एजुकेशन बाय बुकर टी वाशिंगटन। सो देखते हैं कि जनाब ये बुकर टी साहब कौन हैं और कैसे इन्होंने जो है स्ट्रगल फॉर एजुकेशन की। So one day, while at work in the coal mine, I happened to overhear two miners talking about a great school for colored people somewhere in Virginia. तो अब देखें कि पहला ही जुमला जो है हमारे सामने कुछ फैक्ट्स लेकर आ रहा है कि बुकर टी जो है वो कोई ऐसा किरदार है जो कि कोल माइंस में काम करता है, और वहां पर जो है उसने दो आदमियों को बात करते हुए सुना जो कि एक जबरदस्त स्कूल के बारे में बात कर रहे हैं जो कि कलर्ड पीपल के लिए बनाया गया है। अब देखें कि अगर आपके पास थोड़ी बहुत बैकग्राउंड नॉलेज है चीज़ों की, तो कलर्ड पीपल से मुराद ये है कि जो वहाँ पर नेग्रूज थे, जो अफ्रीका से जो लोग लाए गए थे, और उनके लिए जो है एक सेपरेट स्कूल नस्ल परस्ती की बुनियाद पर बनाया गया था। सो इट वाज अ ग्रेट स्कूल फॉर कलर्ड पीपल समवेयर इन वर्जीनिया, और वर्जीनिया में था। अभी तक हमें यह नहीं मालूम कि बुकर टी खुद कहां पर रहता है। एनीवे, हम जैसे आगे बढ़ेंगे यकीनन हमें इसके बारे में पता चलेगा। दिस वाज द फर्स्ट टाइम दैट आई हैड एवर हर्ड एनीथिंग अबाउट एनी काइंड ऑफ स्कूल और कॉलेज दैट वाज मोर प्रिटेंशियस देन द लिटिल कलर्ड स्कूल इन आवर टाउन। कि वो जो कलर्ड लोगों के लिए यानी कि ब्लैक लोगों के लिए जो स्कूल हमारे टाउन में है, मैंने पहली बार जो है सुना कि उससे ज्यादा जो है मोर प्रिटेंशियस स्कूल भी जो है कहीं पर पाया जाता है। तो अब यहां से मोर प्रिटेंशियस की जो है आप मीनिंग को गेस कर सकते हैं स्टूडेंट्स कि मोर प्रिटेंशियस से मुराद है ज्यादा अच्छा, ज्यादा शानदार। आई हैड हर्ड वन टेलिंग, मैंने सुना एक दूसरे को बता रहा था दैट नॉट ओनली वाज द स्कूल एस्टैब्लिश्ड फॉर द मेंबर्स ऑफ माय रेस, कि न सिर्फ ये स्कूल जो है उसकी नस्ल के लोगों के लिए जो है एस्टैब्लिश किया गया है, बट द अपॉर्चुनिटीज वर प्रोवाइडेड, लेकिन उसमें ऐसी अपॉर्चुनिटीज भी प्रोवाइड की गई हैं बाय विच पुअर बट वर्दी स्टूडेंट्स, यानी कि जो लायक स्टूडेंट्स हैं, दे कुड वर्क आउट ऑल और अ पार्ट ऑफ द कॉस्ट ऑफ बोर्ड, कि वो जो हैं काम करके जो है वहां पर वो जो रहने की कीमत है उसको भी वो अदा कर सकते हैं, एंड एट द सेम टाइम बी टॉट सम ट्रेड और इंडस्ट्री, और वहां पर उनको जो है कोई ट्रेड यानी कि कोई फन या फिर कोई इंडस्ट्री भी या कोई कारोबार करना भी सिखाया जाएगा। सो आई रिजॉल्व्ड एट वंस, मैंने फौरन ही इरादा कर लिया टू गो टू दैट स्कूल, कि मैं उस स्कूल में जाऊंगा। अब देखें कि ये जो टेक्स्ट है आजकल के दौर में तो ये नस्ल परस्ती खत्म हो गई है, और चाहे गोरे लोग हों चाहे काले लोग हों सारे इकट्ठे उड़ते हैं। तो इसका मतलब है कि ये टेक्स्ट उन दिनों का है जब अमेरिका के अंदर एक नस्ल परस्ती का रुझान था और गोरे और काले लोगों को सेपरेट रखा जाता था, और लिहाजा जो है ये एक ऐसा कैरेक्टर है बुकर टी जो कि यानी कि एजुकेशन के जरिए अपनी किस्मत को चेंज करना चाहता है, ज्यादा रिस्पेक्ट हासिल करना चाहता है उस माशरे के अंदर। सो आई रिजॉल्व्ड एट वंस टू गो टू दैट स्कूल, ऑल्दो आई हैड नो आइडिया वेयर इट वाज। ऑल्दो मींस अगरचे आई हैड नो आइडिया, मुझे कुछ पता नहीं था कि ये स्कूल कहाँ है। हमने अभी तो पढ़ा है कि वर्जीनिया के अंदर है, लेकिन वर्जीनिया यकीनन एक बहुत बड़ा इलाका होगा, और वहां पर वो कहाँ है आई हैड नो आइडिया, और हाउ मेनी माइल्स अवे, और हाउ आई वाज गोइंग टू रीच इट, और कैसे मैं वहां तक पहुंचूंगा। आई रिमेंबर्ड ओनली दैट आई वाज ऑन फायर, आई वाज ऑन फायर। अब देखिए कि ये एक फ्रेज है, आई रिमेंबर्ड ओनली, कि मुझे तो बस इतना याद है कि आई वाज ऑन फायर, कि मैं बहुत ज्यादा आई वाज ऑन फायर कॉन्स्टेंटली विद वन एम्बिशन, कि मैं एक ही एम्बिशन के हवाले से बहुत बेताब हो रहा था। तो जब आप किसी चीज के बारे में बहुत ज्यादा बेताब होते हैं, बहुत ज्यादा पुरजोश होते हैं, तो आप ये यूज कर सकते हैं कि आई वाज ऑन फायर। तो आई वाज ऑन फायर कॉन्स्टेंटली मींस मुसलसल, विद वन एम्बिशन, एक ही एम्बिशन या ख्वाहिश जो थी वो मेरे जहन में बार बार आ रही थी, एंड दैट वाज टू गो टू हैम्पटन। और वो ख्वाहिश क्या थी कि मैं हैम्पटन पहुंचूं, यानी कि उसे अब ये भी पता चला कि ये स्कूल जो है वो हैम्पटन में है। While at work here, I heard of a vacant position in the household of General Lewis Ruffner, कि मैंने सोचा कि मैं हैम्पटन जाऊं, और while at work here, I heard of a vacant position in the house of General Lewis Ruffner,
कि यहाँ पर काम करते हुए मुझे एक वेकेंट पोजीशन का पता चला जो कि जनरल लुइस रूफनर के घर में थी। किसी मुलाजिम की उनको जरूरत थी। द ओनर ऑफ द साल्ट फर्नेस एंड कोल माइन, यानी कि जनरल लुइस रूफनर जो था, ही वाज द ओनर ऑफ साल्ट फर्नेस एंड कोल माइंस। मदर अप्लाइड टू हर फॉर द वेकेंट पोजीशन, और मदर ने जो है उस यानी कि नौकरी के लिए अप्लाई किया। आई वॉज हायर्ड एट अ सैलरी ऑफ $5 पर मंथ, तो लिहाजा मुझे हायर कर लिया गया, मुझे रख लिया गया काम पर। तो हायर का मतलब क्या हुआ? आई वॉज हायर्ड, मुझे काम पर रख लिया गया फॉर $5 पर मंथ। आई सून बिगेन टू लर्न दैट फर्स्ट ऑफ ऑल शी वॉन्टेड एवरीथिंग केप्ट क्लीन अबाउट हर, कि वहां पर जो जनरल लुइस की जो बेगम है, मुझे अंदाजा हुआ, आई सून बिगेन टू लर्न, मुझे पता चला दैट फर्स्ट ऑफ ऑल शी वांटेड एवरीथिंग केप्ट क्लीन, कि वो चाहती थी कि हर चीज जो है वो नीट एंड क्लीन रखी जाए उसके इर्द गिर्द। अबाउट हर दैट शी वांटेड थिंग्स डन प्रॉम्प्टली एंड सिस्टमैटिकली, और वो चाहती थी कि चीजें उसके इर्द गिर्द जो हैं वो प्रॉम्प्टली हों, तेजी से हों और सिस्टमैटिकली हों। एंड दैट एट द बॉटम ऑफ एवरीथिंग शी वांटेड एब्सोल्यूट ऑनेस्टी एंड फ्रैंकनेस। अब देखिए कि एट द बॉटम ऑफ एवरीथिंग मींस सबसे बढ़कर ये के, ठीक है। अब ये भी एक फ्रेज है या एक मुहावरा है जिसको आप यूज कर सकते हैं कि सबसे बढ़कर ये के शी एट द बॉटम ऑफ एवरीथिंग शी वांटेड एब्सोल्यूट ऑनेस्टी एंड फ्रैंकनेस। फ्रैंकनेस का मतलब साफ गोई, और वो चाहती थी कि आप सच बोलें और ईमानदारी का मुजाहरा करें। नथिंग मस्ट बी स्लिप शॉर्ट, कि कोई भी चीज जो है फोहड़ अंदाज में, बेतुके अंदाज में जो है वो अपने इर्द गिर्द होते हुए नहीं देखना चाहती थी। एंड एवरी डोर एवरी फेंस मस्ट बी केप्ट इन रिपेयर, और वो चाहती थी कि टू कीप समथिंग इन रिपेयर का मतलब होता है सही हालत में रखना। तो वो चाहती थी कि हर दरवाजा और हर फेंस जो है, यानी कि जो बाड़ है बाग के इर्द गिर्द, इट शुड बी केप्ट इन रिपेयर, उसको सही हालत में रखा जाए। The lessons that I learned in the home of Mrs. Rufner were as valuable to me as any education I have ever gotten anywhere since. और कहता है कि मैंने जो सबक वहां पर सीखे, the lessons that I heard in the home of Mrs. Rufner के घर मैंने जो लेसन सीखे, were as valuable to me as any education. वो एजुकेशन जो कि इंसान के काम की होती, वैसे ही वो भी मेरे बड़े ही काम के साबित हुए। I have ever gotten anywhere since, कि उसके बाद जो भी मैंने कहीं भी मैंने सीखा, लेकिन जो कुछ मैंने मिसेस रूफनर के घर सीखा उसने मुझे बहुत ज्यादा फायदा पहुंचाया। मुझे पता चला कि लोग जो हैं आपसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं, आपको कैसे काम करना चाहिए, और आप कैसे लोगों का दिल जीत सकते हैं, उनका कॉन्फिडेंस जो है आप जीत सकते हैं। तो ये कोई छोटी स्किल्स नहीं है या छोटी खूबियां नहीं है अगर आपने जिंदगी के अंदर कामयाब होना है, बल्कि यही वो खूबियां हैं जो कि आपको जिंदगी में कामयाब बनाती हैं। सो इन द फॉल ऑफ 1872 आई डिटरमिन्ड टू मेक एन एफर्ट टू गो। फॉल का मतलब है खिजा का मौसम। तो यहाँ पर जो है कह रहा है कि 1872 के खिजा के मौसम में मैंने अब फैसला किया कि मुझे जो है उस स्कूल या उस शहर की तरफ जाना चाहिए जिस स्कूल का मैंने सुना है। सो आई डिटरमिन्ड टू मेक एन एफर्ट टू गो। द स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी दैट आई had earned had been consumed by my stepfather and the remainder of the family. कह रहा है कि थोड़ी बहुत रकम जो कि मैंने कमाई थी, it was consumed by my stepfather, मेरा जो सौतेला बाप था वो काफी कुछ उसको खर्च कर बैठा, और बाकी के मेरे फैमिली के remainder of the family यानी कि फैमिली के बाकी के अफराद, with the exception of a very few dollars, बस चंद डॉलर्स ही जो हैं, सिवाय चंद डॉलर्स के। विद द एक्सेप्शन ऑफ का मतलब क्या हो गया? सिवाय चंद डॉलर्स के। एंड सो आई हैड वेरी लिटिल विद विच टू बाय क्लोथ्स एंड पे माय ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस। सो आई हैड वेरी लिटिल कि मेरे पास बहुत कम पैसे थे या वसाइल थे जिनके जरिए से मैं अपने कपड़े खरीदता या फिर अपनी सफर के जो हैं एक्सपेंसेस को बर्दाश्त कर सकता। फाइनली द ग्रेट डे केम एंड आई स्टार्टेड फॉर हैम्पटन। लेकिन आखिरकार वो अजीम दिन आ गया और मैं हैम्पटन रवाना हुआ। तो स्टार्टेड फॉर का मतलब रवाना होना। द डिस्टेंस फ्रॉम माल्डन टू हैम्पटन इज अबाउट 500 माइल्स। तो अब देखिए कि जितना ज्यादा आप एक्टिव रहेंगे उतना ही ज्यादा आपको टेक्स्ट अपनी मीनिंग जो है रिवील करता जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जिस जगह पर वो रह रहे थे उस जगह का नाम था माल्डन, और वो जो डिस्टेंस थी माल्डन से हैम्पटन की,
जहां पर वो स्कूल था इज अबाउट 500 माइल्स, 500 मील का फासला था. आई हैड नॉट बीन अवे फ्रॉम home many hours before it became painfully clear that I did not have enough money to pay my fare to Hampton. कि मैं थोड़ा ही सफर किया मैंने और मुझे अंदाजा हो गया कि मेरे पास जो है I did not have enough money, कि मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं to pay my fare, कि मैं अपना किराया अदा कर सकूं हैम्पटन पहुंचने के लिए. By walking, begging, rides, both in wagons and in cars. In some ways, after a number of days, I reached the city of Richmond. और कहता है कि बहरहाल यानी कि चलते हुए और जो है लोगों से लिफ्ट मांगते हुए, बैगिंग राइड्स का मतलब होता है लोगों को दरख्वास्त करने के भाई आप जा रहे हैं तो प्लीज मुझे भी वहां तक आगे तक ले चलिए. तो जो भी गाड़ियां होती थी उसको उसमें उठा लेती थी. बोथ इन वैगन्स एंड इन कार्स. इन सम वे आफ्टर 2 miles फ्रॉम हैम्पटन, मैं वर्जीनिया पहुंच गया अबाउट 82 miles फ्रॉम हैम्पटन, जो कि हैम्पटन से 82 मील के फासले पर था. इसका मतलब है कि अभी भी वो अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचा है. When I reached there, tired, hungry and dirty, it was late in the night. और कहता है जब मैं वर्जीनिया पहुंचा रिचमंड में तो I was tired, मैं बहुत ही थका हुआ था, hungry था, भूख लगी थी मुझे और मैं बहुत मैला हो गया था सफर कर करके. It was late in the night, और रात के बहुत ही देर बाद मैं वहां पर पहुंचा. तो जरा इमेजिन करें एक छोटा सा बच्चा जो कि बड़ी मुश्किल से जो है वो सफर करता हुआ उस शहर को जा रहा है जहां पर वो अच्छी एजुकेशन हासिल करना चाहता है, क्योंकि उसे किसी ने बताया कि वहां पर स्कूल में फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन वो हासिल कर सकता है. आई हैड नेवर बीन इन अ लार्ज सिटी. तो कहता है मैं कभी भी किसी बड़े शहर में कभी भी नहीं आया था. आई हैड नेवर बीन, कि मैं कभी भी नहीं आया था इन अ लार्ज सिटी. एंड दिस रादर एडेड टू माई मिजरी. और इसने जो है मेरी मिजरी यानी कि उसको और ज्यादा बढ़ा दिया. मिजरी माने बुरी हालत. When I reached Richmond, I was completely out of money. जब मैं रिचमंड पहुंचा तो मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं थे. I had not a single acquaintance in the place. Acquaintance का मतलब होता है जान पहचान, रिश्तेदार वगैरह. तो कहता है ना ही कोई मेरा यहाँ पर जानने वाला था. I had not a single acquaintance in the place. And being unused to city ways, I did not know where to go. और क्योंकि मुझे शहर के रास्तों का पता नहीं था तो I did not know where to go. तो मुझे पता नहीं था कि मैं कहाँ जाऊं. Just about the time when I reached extreme physical exhaustion, I came upon a portion of a street where the broad sidewalk was considerably elevated. तो कहता है कि जब मैं बहुत ही ज्यादा थकी हुई हालत में, यानी कि फिजिकल एग्जॉशन का मतलब होता है बहुत ही ज्यादा थकावट, काम कर करके थक जाना. तो बेचारा इतनी दूर से ट्रैवल करता हुआ आ रहा है, भूख भी लगी हुई है और बहुत ही बुरी हालत है उसकी. तो कहता है कि आई केम अपॉन अ पोर्शन ऑफ ए स्ट्रीट. मैं एक ऐसी जो है गली में आया जहां पर where the broad sidewalk was considerably elevated, जहां पर साइडवॉक जो थी वो considerably elevated थी, माना थोड़ी सी ऊपर थी. I waited for a few minutes till I was sure that no passerby could see me. और कहता है कि उस थड़े के ऊपर जो है मैं थोड़ी देर के लिए वेट किया मैंने, जब मुझे पता लग गया कि यहाँ पर कोई भी पासर बाय या गुजरने वाला जो है वो मेरी तरफ नहीं देखेगा. एंड देन क्रेप्ट अंडर द साइडवॉक. तो मैं उस साइडवॉक के नीचे चला गया, उस फुटपाथ के जो है नीचे वाले हिस्से में चला गया. एंड ले फॉर द नाइट अपॉन द ग्राउंड. और वहां पर जो है मैं सो गया जाकर उसी फुटपाथ के ऊपर ही, फर्श के ऊपर. विद माई सैचल ऑफ क्लोथिंग फॉर अ पिलो. और वो जो गठड़ी थी, सैचल कहते हैं गठड़ी कपड़ों की जो थी, उसको मैंने अपना पिलो बना लिया. Nearly all night I could hear the tramp of feet. तो पूरी रात जो है मुझे कदमों की आहट जो है वो आती रही. ट्रैम्प ऑफ फीट का मतलब कदमों की आहट. ओवर माई हेड यानी कि लोग उसके करीब से गुजर रहे थे. द नेक्स्ट मॉर्निंग आई नोटिस दैट आई वॉज नियर अ लार्ज शिप. अगली सुबह मुझे अंदाजा हुआ कि मैं एक बहुत बड़े शिप के करीब सोया हुआ हूं. आई वेंट एट वंस टू द वेसल एंड आस्क्ड द कैप्टन टू परमिट मी टू हेल्प unload the vessel in order to get money for food. तो I went at once to the vessel. मैं फौरन जो है उस शिप की तरफ गया, माना वो जहाज जो था. and asked the captain, और कैप्टन से कहा कि वो मुझे परमिट करे, इजाजत दे, to help unload the vessel, कि मैं वो जो सामान उतारा जा रहा है मैं भी मजदूरों के साथ जो है उसको अनलोड करूं, वो सामान उतारूं. in order to get money for food, ताकि मैं कुछ पैसे कमा सकूं और खाना खा सकूं. the captain, a white man who seemed to be kind-hearted,
कंसेंटेड। कैप्टन जो कि एक सफेद आदमी था, यानी कि सफेद फार्म इंसान था। he seemed to be a kind hearted man, वो बहुत ही नरम दिल इंसान था। so he consented, उसने इजाजत दे दी। consent का मतलब इजाजत देना। I worked long enough to earn money for my breakfast, मैंने बहुत देर तक काम किया अपने ब्रेकफास्ट के लिए कि इतने पैसे कमा सकूं कि मैं ब्रेकफास्ट कर सकूं। And it seems to me as I remember it now, कहता है कि अब मुझे लगता है जब मैं उस चीज को याद करता हूं, to have been about the best breakfast, कि ये मेरी जिंदगी का बेहतरीन ब्रेकफास्ट था that I have ever eaten, जो कि मैंने खाया था, क्योंकि ये वो ब्रेकफास्ट था जो कि मैंने बड़ी मेहनत से और बड़ी स्ट्रगल से हासिल किया था। My work pleased the captain so well, मेरे काम ने कैप्टन को इतना खुश किया that he told me if I desired I could continue working for a small amount per day, तो उसने कहा कि अगर मैं चाहूं तो मैं आकर जो है रोजाना थोड़े बहुत पैसों के लिए वहां पर काम कर सकता हूं। This I was very glad to do, और मैंने बहुत खुशी से ये काम किया। I continued to sleep under the same sidewalk that gave me shelter the first night I was in Richmond, और कहता है कि मैं वहीं पर ही रात को साइडवॉक पर फुटपाथ पे सो जाया करता था। और साथ ही साथ क्या है कि आई वॉज इन रिचमंड, उस साइडवॉक पर जिसने मुझे शेल्टर दिया था, यानी कि मुझे पनाह दी थी। शेल्टर का मतलब पनाह देना। मैनी ईयर्स आफ्टर दैट द कलर्ड सिटीजन्स ऑफ रिचमंड वेरी काइंडली टेंडर्ड मी अ रिसेप्शन। कह रहा है कि बहुत सालों बाद जो है द कलर्ड सिटीजन्स, जो काले लोग थे वहां के स्याह फाम लोग ऑफ रिचमंड, वेरी काइंडली टेंडर्ड मी अ रिसेप्शन, उन्होंने मेरा इस्तकबाल किया था, विच वॉज नॉट फार फ्रॉम द स्पॉट वेयर आई हैड स्लेप्ट। और यानी कि मैंने जब तालीम हासिल की और बहुत बड़ा आदमी बन गया तो वहां के लोगों ने मुझे फिर बाद में काफी सालों बाद जो है मुझे बड़ी इज्जत दी वहां पर, और मुझे याद आया कि मैं उसी जगह पर था वेयर had I slept the first night, जहां पर मैं पहली रात सोया था। I spent in that city. I thanked the captain of the vessel for his kindness and started again. मैंने उसकी कैप्टन ऑफ द वेसल की जो है का शुक्रिया अदा किया, उसकी मेहरबानी का, एंड स्टार्टेड अगेन। विदाउट एनी यूजुअल अकरेंस आई रीच्ड हैम्पटन, और उसके बाद यानी कि वहां पर कुछ पैसे वगैरह जमा करके रिचमंड में जो है उसने अब हैम्पटन की तरफ दोबारा सफर शुरू किया, और जो कि तकरीबन अभी भी वहां से 82 मील के फासले पर था। आई रीच्ड हैम्पटन विद अ सरप्लस ऑफ एग्जैक्टली 50 सेंट्स। तो जब मैं हैम्पटन पहुंचा तो मेरे पास 50 सेंट्स अभी भी थे, विद विच टू बिगिन माई एजुकेशन, जिनसे मैं अपनी एजुकेशन शुरू कर सकता था। आई प्रेजेंटेड माई सेल्फ बिफोर द हेड टीचर, मैंने जो वहां की हेड टीचर थी उनके सामने अपने आप को पेश किया फॉर असाइनमेंट टू अ क्लास, कि वो मुझे किसी क्लास में जाने का कहें या मुझे किसी क्लास में दाखिल करें। हैविंग बीन सो लॉन्ग विदाउट प्रॉपर फूड, अ बाथ एंड चेंज ऑफ क्लोथिंग, आई डिड नॉट ऑफ कोर्स मेक अ वेरी फेवरेबल इंप्रेशन अपॉन हर। तो क्योंकि मैं बहुत अरसे से जो है ना तो सही तरीके से खाना खाया था मैंने, ना ही मैं अपने आप को साफ सुथरा रख पाता था, नहाता था, और कभी कपड़े भी मुझे चेंज करने का मौका नहीं मिलता था। तो इन द बिगनिंग आई डिड नॉट मेक अ वेरी फेवरेबल इंप्रेशन, तो मैं कोई अच्छा इंप्रेशन जो है मैडम के ऊपर कायम ना कर सका अपॉन हर। फॉर सम टाइम शी नीदर रिफ्यूज टू एडमिट मी नॉर डिड शी डिसाइड इन माई फेवर, काफी देर तक जो है ना तो उसने मुझे बिल्कुल ही अंदर आने से रोका और ना ही वो ये फैसला कर सकी कि मुझे दाखिला देना चाहिए या नहीं। एंड आई कंटिन्यू टू लिंगर अबाउट हर, और मैं उसके आगे पीछे जो है लिंगर माने होता रहा, उसके आगे पीछे लगा रहा कि प्लीज मैडम मुझे पढ़ने दें। और आफ्टर सम आवर्स हैड पास्ड द हेड टीचर सेड टू मी, जब कुछ घंटे गुजर गए तो हेड टीचर ने मुझे कहा द एडजॉइनिंग रेसिटेशन रूम नीड्स स्वीपिंग, कि जो साथ वाला, जो एडजॉइनिंग का मतलब साथ वाला, जो रेसिटेशन पढ़ने वाला कमरा है जहां पर बच्चे पढ़ते हैं, इट नीड्स स्वीपिंग, वहां पर झाड़ू देने की जरूरत है। टेक द ब्रूम एंड स्वीप इट, जाओ और उसको झाड़ू दो। आई स्वेप्ट द रेसिटेशन रूम 3 times। कह रहा है कि मैं जब वहां गया तो वो जो एजुकेशन उसने पहले एक घर के अंदर काम करके हासिल की थी कि लोग जो हैं वो आपसे किस किस्म की परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट करते हैं, तो वही एजुकेशन जो है उसे यहां पर काम आई। आई स्वेप्ट द रेसिटेशन रूम 3 times, तो मैंने वहां पर उस कमरे की 3 दफा झाड़ू दी। देन आई गॉट अ डस्टिंग क्लॉथ एंड आई डस्टेड इट 4 times, और मैंने पूरे रूम को जो है डस्ट किया, यानी कि गर्द साफ की एक एक ऑब्जेक्ट से 4 दफा। ऑल द वुडवर्क अराउंड द वॉल्स, एवरी बेंच, टेबल एंड डेस्क, I went over 4 times with my dusting cloth।
अपने डस्टिंग क्लॉथ से मैं एक एक बेंच, एक एक टेबल, एक एक डेस्क के ऊपर गया मैं और उसको अच्छी तरह से बार बार साफ किया हर साइड से. बिसाइड्स every piece of furniture had been moved and every closet and corner in the room had been thoroughly cleaned. और कह रहा है कि मैंने एक एक फर्नीचर को रिमूव किया अपनी जगह से और उसके नीचे जो गंद या कचरा पड़ा हुआ था उसको भी मैंने साफ किया. I had the feeling that in a large measure my future depends upon the impression I made upon the teacher in the cleaning of that room. I had the feeling कि मुझे लग रहा था कि इन द लार्ज मेजर के बड़ी हद तक बिल आखिर माई फ्यूचर डिपेंड्स अपॉन द इम्प्रेशन, मेरा फ्यूचर जो है वो डिपेंड करता है उस इम्प्रेशन के ऊपर जो कि मैडम के ऊपर पड़ेगा जब वो मेरी सफाई देखने आएंगी इस रूम के अंदर. आई मेड अपॉन द टीचर इन द क्लीनिंग ऑफ दैट रूम. व्हेन आई वाज थ्रू, यानी कि जब मैंने काम मुकम्मल कर लिया, आई रिपोर्टेड टू द हेड टीचर, मैंने हेड टीचर को कहा कि प्लीज आकर देख लीजिए. शी वॉज अ यांकी वुमेन. अब देखें यहाँ पर अब यांकी का क्या मतलब है हमें नहीं मालूम, लेकिन हम जरा आगे पढ़ते हैं थोड़ा सा तो आगे की आने वाली जो इंफॉर्मेशन हैं उनसे हमें पता लग जाएगा कि यार ये यांकी वर्ड किस सेंस में यहाँ पर यूज किया गया है. तो शी वॉज अ यांकी वुमेन हु न्यू जस्ट वेयर टू लुक फॉर डर्ट, कि वो एक यांकी वुमेन थी जो कि जानती थी कि कहां पर जो है लोग डर्ट को साफ नहीं कर पाते हैं, कहां पर जो है लोग सफाई करने से रह जाते हैं. सो शी वेंट इनटू द रूम एंड इंस्पेक्टेड द फ्लोर एंड क्लोजेट्स. तो वो कमरे में आई और उसने इंस्पेक्ट किया यानी कि मुआयना किया फर्श का और क्लोजेट्स का यानी कि अलमारियों का. देन शी टुक हर हैंडकरचीफ, और उसके बाद उसने अपना हैंडकरचीफ निकाला, रुमाल निकाला, एंड रब्ड इट ऑन द वुडवर्क अबाउट द वॉल्स, और जो दीवारों के ऊपर जो लकड़ियां लगी हुई थी, लकड़ी का काम हुआ पड़ा था, उसके ऊपर उसने रब किया ये देखने के लिए कि कहीं इसके ऊपर तो मट्टी अभी भी नहीं है. एंड ओवर द टेबल एंड बेंचेस, और कहीं भी उसको जो है मट्टी का एक निशान या जर्रा भी नजर नहीं आया, बिल्कुल कोई गर्द वहां पर नजर नहीं आई. When she was unable to find one bit of dirt, जब उसको एक जर्रा भी, one bit of dirt का मतलब एक जर्रा भी डर्ट का या मट्टी का गर्द का नजर ना आया, on the floor or particle of dust on any of the furniture, she quietly remarked, तो उसने बहुत ही आहिस्ता से कहा, I guess you will do to enter this institution. तो उसने कहा कि मेरा ख्याल है कि तुम इस इंस्टीट्यूशन में पढ़ सकते हो. You will do to enter this institution. I was one of the happiest souls on the earth. और कहता है कि मैं ये सुनकर जो था दुनिया का सबसे खुशकिस्मत तरीन और सबसे हैप्पी इंसान अपने आप को महसूस कर रहा था. The sweeping of that room was my college examination. कह रहा है कि ये कमरा जो साफ करना था ये असल में मेरा एक बहुत बड़ा इम्तिहान था. I have passed several examinations since, और कहता है उसके बाद मैंने बहुत इल्म हासिल किया और बहुत से इम्तिहान पास किए. Then, but I have always felt that this was the best one I ever passed. लेकिन मुझे हमेशा लगता है कि ये जो इम्तिहान मैंने पास किया था उस मैडम का, उस प्रिंसिपल का एतमाद जीतने के लिए, उसका दिल जीतने के लिए, तो ये जो था मेरी जिंदगी का बेस्ट इम्तिहान था. तो स्टूडेंट्स देखिए कि कितना खूबसूरत ये टेक्स्ट है. अगरचे हम अब थोड़ा सा जो है बुकर टी के बारे में अगर इन्वेस्टिगेशन करें, रिसर्च करें, तो हमें पता लग सकता है कि ये आदमी कौन था और इसने कौन से बड़े काम किए हिस्ट्री में. लेकिन हम ये देखते हैं कि उसका टेम्परामेंट, उसका पेशेंस, उसका मिजाज, कि कैसे बड़े लोग जो होते हैं वो तबीयतन बड़े होते हैं. अल्लाह ताला ने उनके अंदर एक हम्बलनेस रखी हुई होती है, एक आजिज़ी रखी हुई होती है, और अपने मकसद से जो है बेइंतहा उनकी मोहब्बत होती है और वो मेहनत करना जानते हैं. उन्हें पता होता है कि हमने मेहनत के जरिए ही जो है अपना मुकाम इस दुनिया के अंदर बनाना है. और यही चीज जो है आपको इस पूरे लेसन के अंदर जो है बुकर टी के कैरेक्टर के अंदर नजर आती है. होपफुली यू मस्ट हैव एंजॉयड दिस लेसन, और आप इसको बार बार सुने, बार बार पढ़ें, और इससे जो भी लेसन आपको मिलता है उसको आप अपने कैरेक्टर का हिस्सा बनाइए, ताकि आप पर भी अल्लाह ताला वो अजमत और वो बुलंदी जो है वो नाजिल करे, आपको भी जो है वो तरक्की अता फरमाए जो कि इस किस्म के लोगों को देगी. क्योंकि अल्लाह के लॉज जो हैं सब लोगों के लिए एक जैसे हैं. जो भी मेहनत करेगा, जो भी आजिज़ी का मुजाहरा करेगा, जो भी यानी कि अपनी हालत को बेहतर बनाने की कोशिश करेगा, तो अल्लाह ताला उसको ऐसे रास्ते दिखाएगा और ऐसे स्टेट से गुजारेगा कि वो ऑटोमेटिकली जो है वो इज्जत हासिल करेगा. थैंक यू.